हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है वो केवल दो ही जगह यूज होता है। एक तो स्विच केस में हम लोग यूज करते हैं और एक हम लोग फोर लूप में यूज करते हैं। स्विच केस में कैसे यूज करते हैं वो वाला लेक्चर मैं पहले ही रिकॉर्ड कर चुका हूँ, आपको आना चाहिए वो, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हम लोग सीखेंगे वो केवल फोर लूप चाहे जितने भी लूप्स होते हैं, डू वाइल लूप चाहे वाइल लूप, उनमें हम लोग यूज करके देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट का। तो ब्रेक स्टेटमेंट जनरली किसी भी लूप को टर्मिनेट कर देता है। एक तरह से हम लोग ब्रेक, अगर किसी भी लूप से हम लोग एग्जिट करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं किसी भी एक कंडीशन के अनुसार। कोई भी आप कंडीशन पे आप चाहते हो कि उस लूप से आप बाहर निकल जाओ तो वहाँ पे आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। वैसे ही आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट है। कंटिन्यू स्टेटमेंट जनरली इसे आप रिवर्स ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट बोल सकते हो। कंटिन्यू स्टेटमेंट किसी भी कंडीशन पे एक लूप को स्किप कर देता है। किसी भी इटरेशन आप मतलब किसी भी लूप के इटरेशन को आप स्किप करना चाहते हो तो वहाँ पे आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हो। वो आगे हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है गो टू स्टेटमेंट। जनरली जो गो टू स्टेटमेंट है ना वो दूसरे लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करता। सी और C++ में अभी है गो टू स्टेटमेंट, ठीक है ना। और दूसरे लैंग्वेज में इसे हटा दिया गया है। गो टू स्टेटमेंट को इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि गो टू स्टेटमेंट को एक तरह से अनस्ट्रक्चर स्टेटमेंट माना जाता है, क्योंकि ये आप गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करके कहीं भी आप प्रोग्राम में एक तरह से मूव कर सकते हो। तो ये एक सही चीज़ नहीं होता है। जनरली गो टू स्टेटमेंट का आप वायरस बनाने में यूज होता है। तो मतलब एक अनस्ट्रक्चर माना गया है इसे, तो अवॉइड ही करो इसको यूज करना, ठीक है ना। अब मतलब बिना गो टू स्टेटमेंट के हर एक प्रोग्राम आप लिख सकते हो। ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं है जो बिना गो टू स्टेटमेंट का आप नहीं लिख सकते हो। तो गो टू स्टेटमेंट को अवॉइड करना है हमें, ठीक है ना। और कंटिन्यू ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। गो टू स्टेटमेंट मैं पढ़ा दूंगा क्योंकि C और C+ में ये एग्जिस्ट अभी भी करता है और दूसरे जितने मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें हटा दिया गया है इसे, ठीक है ना। तो मतलब आपको भी इसे अवॉइड तो करना ही है, लेकिन क्योंकि एग्जिस्ट करता है तो मैं उसे बता दूंगा आपको, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। तो किसी भी लूप को अगर मैं किसी एक कंडीशन के अनुसार मैं उससे एग्जिट करना चाहता हूँ तो वहाँ पे मैं ब्रेक स्टेटमेंट से जनरली यूज कर सकता हूँ। तो जैसे मैं फोर लूप लिखा, मैं 10 तक अगर कोई नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि 5 जैसे ही आए वहाँ से मैं उस लूप से ब्रेक करना चाहता हूँ तो वहाँ पे जनरली आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। i<10 और i++ मैंने एक सिंपल फोर लूप लिखा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही i का वैल्यू 5 हो वहाँ से मैं उस लूप से ब्रेक कर जाए, ठीक है। तो i = 5 लिखा मैंने यहाँ पे और ब्रेक कर दिया। यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट हमने यूज कर लिया, ठीक है। इसे रन करते हैं अभी प्रोग्राम को। तो जो हमारे पास जो रन करके आएगा आउटपुट, मैंने कहीं अभी प्रिंट नहीं कराया, आप सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर लो वैल्यू ऑफ /n यूज कर लेते हैं न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए। आई, ठीक है। इसे रन करते हैं। तो अभी हमारे पास जो i का वैल्यू है, वैल्यू ऑफ i, ठीक है, हमारे पास 5 तक प्रिंट हुआ। तो पहले क्या हुआ, जो फोर लूप में i का इनिशियलाइजेशन हुआ, उसके बाद कंडीशन चेक हुआ, उसके बाद इंक्रीमेंट। तो कंडीशन जैसे ही हमारे पास चेक होता है उसके बाद जो अंदर फोर लूप के जो अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है वो रन होता है पहले। तो प्रिंट मैंने किया वैल्यू ऑफ i, तो i का वैल्यू 0 था तो 0 हमारे पास प्रिंट हुआ, ठीक है। i ऐसे प्लस होते गया और i का वैल्यू हुआ एक समय पे i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन चेक होगा 5 = 5, तो ये ट्रू कंडीशन है। ट्रू कंडीशन होगा तो इफ़ के अंदर जो लिखा हुआ है, इफ़ के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा हुआ है ब्रेक यहाँ पे, तो ब्रेक होगा। ब्रेक का क्या मतलब हुआ कि एक लेवल जो फोर लूप होता है वहाँ से एग्जिट कर देता है, ठीक है। अगर नेस्टेड फोर लूप यहाँ पे लिखे तो नेस्टेड फोर लूप जो होगा उससे वो ब्रेक होगा, ठीक है ना। तो एक लेवल ही ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है ना कि एक लेवल फोर लूप से बाहर निकलता है। अगर फोर लूप यहाँ पे मैं एक इनसाइड फोर लूप लिखूँ यहाँ पे, फॉर इंट b = 0 एंड b < 5 कर लेते हैं, ठीक है। और b++ और b का वैल्यू जैसे ही 3 होगा, मैं यहाँ पे कंडीशन चेक कर लेता हूँ, b = 3 और यहाँ पे मैं ब्रेक कर दूंगा, ठीक है ना, इस कंडीशन को। इसे अभी कमेंट कर देते हैं। तो जो एग्जिट होगा यहाँ से वो केवल इसी लूप से एग्जिट होगा, ठीक है ना। जैसे ही b का वैल्यू 3 होगा वो इस जो जस्ट आउटर लूप से वहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है ना। पूरे जो सेकेंड लेवल जो फोर लूप है उससे ब्रेक नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक लेवल ब्रेक होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई प्रिंट नहीं कराया, अगर आप प्रिंट करना चाहिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ b, यहाँ पे न्यू लाइन भी प्रोवाइड कर देते हैं हम। वैल्यू ऑफ b हमारे पास देखो प्रिंट हुआ, ठीक है।
तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप है इसलिए ये इतना प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। पहले हमारे पास जो एक आई का वैल्यू क्या आया, 0 आया, तो 0 के बाद हमारे पास कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू के बाद अंदर का कोड जो रन हुआ उसके बाद ये फॉर लूप रन होगा पहले, और ये फॉर लूप में चेक किया जाएगा बी का वैल्यू कब 3 आ रहा है, ठीक है। तो बी का वैल्यू जैसे ही 3 आया यहाँ पे ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद जो ये वाला फॉर लूप है इससे एग्जिट करेगा, उसके बाद जो आउटर फॉर लूप है उसके इंक्रीमेंट वाला जो सेक्शन है वहाँ पे वो मूव करेगा कंट्रोल हमारे पास, और कंट्रोल आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आई का वैल्यू यहाँ पे, तो वो भी कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर से ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इसके रन होगा, ठीक है ना। तो सिंपल यही कहने का मतलब है कि जो फॉर लूप से जो ब्रेक स्टेटमेंट जब हम यूज करते हैं तो एक लेवल ही जो फॉर लूप है उससे एग्जिट करेगा, चाहे कोई भी आप लूप यूज करो, एक लेवल ही उस लूप से एग्जिट करता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं फॉर लूप अगर यूज करूँ, यहाँ पे भी मैं कंडीशन चेक कर लेता हूँ, इफ़ ए इज इक्वल टू आई इक्वल टू 10 चाहे मतलब 9 कर लेता हूँ, तो वहाँ से हम लोग ब्रेक करना चाहते हैं, तो ये ब्रेक क्या करेगा कि ये वाला जो आउटर फॉर लूप है इससे एग्जिट करेगा, और ये वाला फॉर लूप इस फॉर लूप से एग्जिट करेगा। तो ये हो गया हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट सिंपली किसी कंडीशन के अनुसार आप किसी एक लूप से मतलब लूप को टर्मिनेट कराना चाहते हो, चाहे लूप से आप एग्जिट करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप सिंपली फॉर लूप का यूज कर सकते हो, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है ब्रेक स्टेटमेंट का जनरली आप वाइल लूप और डू वाइल लूप में भी यूज कर सकते हो। आप वाइल लूप अगर मैं लिखूँ यहाँ पे और एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट काउंट इक्वल टू 0 और वाइल काउंट लेस देन 10 और इफ़ काउंट इक्वल टू मैं 5 कर लेता हूँ और यहाँ से ब्रेक करना चाहता हूँ, ठीक है ना। जैसे ही काउंट का वैल्यू 5 होगा वहाँ से हम लोग वाइल लूप से एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। ऊपर वाला जो फॉर लूप है इसे मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, और काउंट को हम प्लस भी कराएंगे यहाँ पे, जिससे हमारे पास जो काउंट का वैल्यू है वो वेरिएबल मतलब चेंज होते रहे वैल्यू, तभी हमारे पास कंडीशन जो होगा वो एक टाइम पे फॉल्स होगा, ठीक है। मैंने प्रिंट अभी नहीं कराया यहाँ पे, वैल्यू ऑफ काउंट हमारे पास प्रिंट हो गया। तो वैल्यू ऑफ काउंट हमारे पास 0, जैसे ही 5 हुआ तो हमारे पास क्या होगा कि ब्रेक हमने रन किया, तो ब्रेक से क्या होगा कि वाइल लूप से एग्जिट कर जाएगा, और लूप से एग्जिट करने के बाद जो नीचे वाला कोड है वो हमारे पास रन होगा। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट फिनिश्ड चाहे ये भी लिखूँ कि आफ्टर वाइल लूप, तो ये हमारे पास रन हो जाएगा ये वाला कोड, ये टेम्पलेट कोड रनर। मीन्स कि अगर कोई भी सिलेक्टेड कोड जब रन हो जाता है तो टेम्पलेट कोड रनर आपका आता है, तो इसे आप रिमूव कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे फिनिश्ड आफ्टर वाइल लूप हमारे पास प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ब्रेक स्टेटमेंट आप मतलब किसी भी लूप में यूज कर सकते हो या तो स्विच केस में यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ब्रेक का 2 ही जगह यूज होता है, एक तो स्विच केस में, एक होता है लूप में यूज होता है। लूप किसी भी तरह का हो, वाइल, डू वाइल और आपका फॉर लूप, ठीक है। वैसे ही अगर मैं डू वाइल लूप में यूज करूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे हम कंडीशन को 1 रखते हैं, ट्रू रखते हैं हमेशा के लिए, चाहे यहाँ पे भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंट डी इक्वल टू 0 और डी को चेक करेंगे यहाँ पे डी इक्वल टू 3 और डी को यहाँ पे प्लस करना भी पड़ेगा आपको, कंडीशन को एक बार तो फॉल्स कराना पड़ेगा। इफ़ डी का वैल्यू अगर 1 रहे तो हम बस ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो डू वाइल लूप में और वाइल लूप में क्या अंतर होता है वो मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से आपको समझा दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर रन करता हूँ इसे, यहाँ पे प्रिंट भी हमें कराना पड़ेगा, तो प्रिंट एफ ठीक है, और इस लूप को मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। तो वैल्यू ऑफ डी 0 और 1, तो पहले तो क्या हो गया कि डू रन हुआ हमारे पास और डी का वैल्यू पहले से 0 था तो 0 हमारे पास प्रिंट हो गया। उसके बाद डी को चेक किया जाएगा, डी इक्वल टू 1, तो डी का वैल्यू अभी 0 है तो ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो गया, तो ब्रेक जो स्टेटमेंट है वो रन नहीं होगा। और डी का वैल्यू मैंने 1 प्लस किया हुआ है 53 जो लाइन है उसमें, तो डी का वैल्यू अब क्या हो गया 1 हो गया, 1 लेस देन 3, कंडीशन क्या है अभी भी ट्रू है, मीन्स कि अभी भी हमारे पास प्रिंट होगा प्रिंट वैल्यू ऑफ डी, तो 1 हमारे पास प्रिंट हुआ, ठीक है। उसके बाद डी को चेक किया जाएगा 1 इक्वल टू 1, ये कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद डू जो भी डू वाइल लूप है उससे एग्जिट कर जाएगा, और इसके बाद वाला जो कोड है हमारे पास अगर प्रिंट एफ फिनिश लिखें तो ये वाला कोड हमारे पास रन होगा, ठीक है। तो ये सिंपल एक ब्रेक स्टेटमेंट है जो आप किसी भी लूप में और या तो स्विच केस में यूज कर सकते हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट जनरली आपका एक तरह से बोल सकते हो रिवर्स ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट है, ठीक है ना। जो भी ब्रेक स्टेटमेंट है मतलब
पूरा एग्जैक्टली आप नहीं बोल सकते कि ब्रेक स्टेटमेंट का रिवर्स है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू जनरली क्या करता है कि किसी भी एक लूप को कंडीशन के अनुसार उसको स्किप करता है, ठीक है। अगर मैं जैसे यहाँ पे मैंने ब्रेक किया कि डी का वैल्यू जैसे 1 हो तो ब्रेक कर दो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डी का वैल्यू 1 हो तो ये लूप फिर से कंटिन्यू हो जाए, तो वो आप वहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे फोर लूप करता हूँ और यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 0, और ये जो सिंपल जो फोर लूप है वो लिख लेते हैं पहले, और मैं चेक करता हूँ कि इफ़ आई इक्वल टू 5 रहे तो इस जो फोर लूप है इसको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मीन्स कि इस जो इटरेशन है आई इक्वल टू 5 इसको मैं क्या करता हूँ कि स्किप करके और फिर से फोर लूप को रन करूँगा, ठीक है। रिसेट वैल्यू यहाँ पे नहीं होगा, आई का वैल्यू जो होने वाला है आई का वैल्यू जो 5 है वो 5 ही रहेगा, लेकिन जो फोर लूप है वो फिर से रन होगा, लेकिन वैल्यू अभी भी आई का 5 ही रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करूँ आई का वैल्यू, और इसे रन करते हैं अभी, तो एक न्यू लाइन में, ओके यहाँ पे न्यू लाइन में हमें प्रिंट करना है, डबल स्लैश नहीं यूज करना है। तो वैल्यू हमारे पास 0 हुआ, 1 हुआ, 2, 4, 5 क्या हुआ यहाँ पे स्किप हो गया। देखो यहाँ पे अगर मैं ब्रेक लिखता तो सिंपल 4 तक प्रिंट होता, उसके बाद वो लूप से एग्जिट कर जाता। जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया तो कंटिन्यू में क्या हुआ कि आई इक्वल टू 5 को ना ये स्किप कर दिया उस इटरेशन को, उस इटरेशन वाला पार्ट को। तो आई का वैल्यू पहले 0 हुआ, 1 हमारे पास प्रिंट हुआ, ठीक है। आई का वैल्यू जैसे ही 5 हुआ उसके बाद कंटिन्यू हो गया। कंटिन्यू का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से फिर से रन होना शुरू हो गया, लेकिन आई का वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होगा, ठीक है। मैंने पहले ही फोर लूप में बताया हुआ है कि इनिशियलाइजेशन दोबारा नहीं होता है। कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला जो कंडीशन है वो ही 2 बार रन होता है, मतलब दोबारा तिबारा जितना बार फोर लूप रन होगा वो रन होगा, लेकिन इनिशियलाइजेशन हमेशा एक ही बार होता है, जब आपका शुरू में जब फोर लूप रन होता है, ठीक है। तो आई का वैल्यू 5 हुआ हमारे पास, और 5 होने के बाद कंटिन्यू हुआ, कंटिन्यू के बाद क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंट में जाएगा, इंक्रीमेंट वाले सेक्शन में। तो आई का वैल्यू अब क्या हो गया, 6 हो गया, 6 उसके बाद कंडीशन चेक होगा 6 लेस देन 10, ठीक है। तो 6 10 ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर से ये चेक किया जाएगा आई इक्वल टू 5, तो 6 इक्वल टू 5 एक फॉल्स कंडीशन है, मीन्स कि कंटिन्यू नहीं होगा, और प्रिंट ऑफ जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ आई वो क्या हो जाएगा, 6 हमारे पास प्रिंट होगा। इसलिए 4 के बाद डायरेक्टरी हमारे पास 6 प्रिंट हो रहा है और 7 8 9 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि आई जब 6 हो गया तो 7 हो गया, तो हमेशा कंडीशन क्या हो गया कि ये फॉल्स हो गया ये वाला कंडीशन, तो हमारे पास जो फॉल्स कंडीशन तो ये हमारे पास प्रिंट हो रहा है। लेकिन 5 जैसे ही हुआ वहाँ पे मैंने कंटिन्यू कर दिया, मीन्स कि ये फोर लूप का जो इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट वाला जो कंडीशन है वो मैंने दोबारा रन कराया वहाँ पे, लेकिन इनिशियलाइजेशन दोबारा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो फोर लूप में इनिशियलाइजेशन एक ही बार होता है, चाहे कंटिन्यू लगाओ चाहे ब्रेक लगाओ कुछ भी लगाओ, ठीक है ना। तो इनिशियलाइजेशन एक ही बार होता है, ये दिमाग में रखना। यही चीज़ आप वाइल लूप में यूज कर सकते हो। वाइल में मैं अगर आई लेस देन 10 करूँ और यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है। और आई को मैं पहले तो मैं नीचे प्लस कराता हूँ, देखो एक डिफरेंस आप यहाँ पे समझोगे कि आई को मैं नीचे प्लस करता हूँ, अब प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ आई %d, ठीक है। और इसे रन करते हैं अभी, और मैं यहाँ पे कंडीशन भी लिख लेता हूँ कि इफ़ आई इक्वल टू 5 चाहे 3 लिख लो, और यहाँ पे कंटिन्यू मैं कराना चाहता हूँ, ठीक है। और रन करते हैं इसे। पहले तो ऊपर वाले को जो भी है कोड मैंने उसे कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे रन करते हैं इसे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है ना, प्रिंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट हुआ है, जबकि मैंने कंडीशन यहाँ पे चेक किया हुआ है कि आई इक्वल टू 3 होगा तो कंटिन्यू कर दो, लेकिन ये प्रिंट इनफाइनाइट टाइम्स हो रहा है। देखो अभी मैं दोबारा भी रन करता हूँ, देखो यहाँ पे 1 मिनट, ठीक है। तो ये सेलेक्टेड कोड रन हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट हो रहा है, और आई का वैल्यू अभी भी 3 है, मतलब कोई भी इंक्रीमेंट वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है। जबकि मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आई तो पहले क्या होगा कि 67th नंबर लाइन में अगर आप देखो तो आई का वैल्यू मैंने क्या डिक्लेयर किया हुआ है, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन हुआ है, जहाँ पे आई का वैल्यू मैंने 0 दिया हुआ है। 0 लेस देन 10 एक कंडीशन ट्रू कंडीशन है, तो प्रिंट वैल्यू ऑफ आई क्या होगा, 0 प्रिंट हमारे पास होगा। और आई को मैं चेक कर रहा हूँ, आई का वैल्यू क्या होगा, 0 इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि कंटिन्यू स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं रन होगा, क्योंकि ये फॉल्स कंडीशन है, 0 इक्वल टू 3 तो फॉल्स कंडीशन है, तो कंटिन्यू हमारे पास रन नहीं हुआ। आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, 1 लेस देन 10, ठीक है। ये भी एक ट्रू कंडीशन है, तो हमारे पास प्रिंट ऑफ वैल्यू आई क्या हो जाएगा, शुरू में आप देखोगे, फिर से रन करते हैं यहाँ पे, तो इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट हो रहा है, इसलिए हमारे पास 3 आपको दिखा रहा है। लेकिन शुरू में क्या प्रिंट हुआ होगा, 0 प्रिंट हुआ होगा, 1 प्रिंट हुआ होगा, और ट्रू प्रिंट हुआ और 2 प्रिंट हुआ होगा,
ठीक है। और 3 जैसे ही i का वैल्यू हुआ तो 3 पे मैंने क्या किया हुआ है, 3 पे मैंने कंटिन्यू किया हुआ है, ठीक है। एक तो प्रिंट हो गया, प्रिंट वैल्यू ऑफ i 3 प्रिंट हो गया हमारे पास, लेकिन 3 इक्वल टू 3 है, ये कंडीशन ट्रू है, मीन्स कि कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि फिर से इस लूप को चलाता है, लेकिन i का वैल्यू रीसेट नहीं होता है, i का वैल्यू अभी भी 3 ही है, तो 3 लेस देन 10 है, फिर वैल्यू ऑफ i क्या होगा, 3 प्रिंट होगा, फिर ये कंडीशन ट्रू है, फिर से कंटिन्यू चलेगा, मीन्स कि ये लूप मतलब ट्रांसफ़र होते रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस के पास कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि कंटिन्यू i पे मैंने i इक्वल टू 3 जैसे ही हुआ मैंने कंटिन्यू बार बार मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए जब प्लस बाद में लिखते हैं तो जब भी कंडीशन ट्रू होगा तो कंटिन्यू होगा तो ये क्या होगा कि लूप बार बार ये रन होगा, लेकिन i को मैं ऊपर लिखता हूँ, जस्ट कंटिन्यू जो इफ़ वाला स्टेटमेंट है उसके ऊपर। तो अभी देखो अभी कैसे रन होता है, इनफाइनाइट लूप नहीं रन होगा, अभी 9 तक हमारे पास i का वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 8 जैसे ही वैल्यू होगा i का, जस्ट मान लो कि 8 वैल्यू हो गया, ठीक है, सॉरी 3 वैल्यू हो गया, ठीक है, 3 वैल्यू हुआ तो 3 को मैंने चेक किया कंडीशन, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट रन हुआ। कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद i को चेक किया जाएगा, 3 लेस देन 10 है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है, वैल्यू ऑफ i क्या हो गया 3 प्रिंट हो जाएगा हमारे पास, और 3 के बाद i को वैल्यू मैंने 4 कर दिया हुआ, और 4 इक्वल टू 3 नहीं होता है, तो कंडीशन फॉल्स हो गया, मीन्स कि कंटिन्यू कभी रन ही नहीं होगा। उसके बाद ये नॉर्मल जैसे लूप रन होता है वैसे रन होगा, मीन्स कि उसके बाद कंटिन्यू कभी भी रन नहीं होगा, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 हमारे पास प्रिंट हो गया, ठीक है। i इक्वल टू 3 वाला जो इटरेशन है उसको स्किप भी नहीं किया, क्योंकि पहले ही मैंने प्रिंट करा दिया हुआ है। अगर मैं इसको लास्ट में प्रिंट कराऊँ इस कंटिन्यू के बाद, तो अभी देखो 3 वाला जो इटरेशन है उसको स्किप कर दिया ये, ठीक है, क्योंकि i इक्वल टू 3 हुआ तो कंटिन्यू हुआ, कंटिन्यू होने के बाद 3 लेस देन 10 है, ट्रू कंडीशन है, i का वैल्यू 4 हुआ, और 4 के बाद ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो कंटिन्यू रन नहीं होगा, और वैल्यू ऑफ i 4 होगा, मीन्स कि 3 को स्किप कर दिया इसने, ठीक है। तो यही चीज़ आप सिंपल इसमें भी लिख सकते हो, डू वाइल लूप में भी लिख सकते हो, अगर मैं इसी को डू वाइल लूप में लिखना चाहूँ, ठीक है, सिमिलर ही है आप लिखना चाहो, ठीक है। मैं डू वाइल लूप में भी लगा के दिखा देता हूँ आपको, जो काम आप वाइल लूप से करना चाहते हो वो आप फॉर लूप से कर सकते हो, जो काम आप डू वाइल लूप से करना चाहते हो वो आप वाइल लूप से कर सकते हो, ठीक है ना। तो मतलब तीनों सिमिलर ही लूप है, आप केवल फॉर लूप का भी यूज करके सारे काम कर सकते हो, डू वाइल लूप और वाइल लूप यूज करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। इंट i इक्वल टू 0, और यहाँ पे i लेस देन इक्वल टू 10 में लेस देन 10 मैंने लिखा है यहाँ पे, और i को मैं प्लस करता हूँ यहाँ पे, कंटिन्यू, ठीक है। आज इसका इवैल्यूएशन आप खुद से करो, ठीक है ना। जैसे मैंने ऊपर जैसे वाइल लूप का बताया, सिंपल इवैल्यूएशन इसका भी होगा, तो ये बार बार बताने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास स्टेटमेंट आता है वो होता है गो टू स्टेटमेंट, ठीक है ना। गो टू स्टेटमेंट ऐसे अवॉइड करना है, उसका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। तो गो टू स्टेटमेंट 2 चीज़ों पे काम करता है, इसमें लेवल होता है एक, ठीक है ना। अगर आप किसी लेवल पे जंप करना चाहते हो, जैसे लेवल क्या होगा कि वैलिड आइडेंटिफायर होगा, एक लेवल क्या होगा, एक आप वैलिड आइडेंटिफायर बोल सकते हो, मीन्स की नेमिंग जो रूल होता है, चाहे आइडेंटिफायर लिखने का जो रूल होता है वही रूल यहाँ पे फॉलो होता है कि नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी स्पेशल जो कैरेक्टर है वो आप इसके बीच में नहीं लिख सकते हो, चाहे मतलब स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते, स्पेशल कैरेक्टर के तौर पे आप केवल अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो। मतलब सिंपल एक आइडेंटिफायर लिखने का जो रूल होता है वो ही लेवल लिखने का यूज होता है, सिंपल। तो वैलिड आइडेंटिफायर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेवल क्या होना चाहिए, एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए, ठीक है। तो लेवल के तौर पे आप जैसे मैं यहाँ पे कोई भी आइडेंटिफायर लिखूँ, जैसे कि हेलो लिखूँ यहाँ पे हेलो, और मैं चाहता हूँ कि गो टू, यहाँ पे मैं प्रिंट पहले कर देता हूँ, प्रिंट एफ इनसाइड हेलो लेवल, ऐसे करके लिख सकता हूँ, ठीक है। और गो टू इंड करके मैं लिख लेता हूँ, इंड एक लेवल आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इंड में क्या होगा, प्रिंट एफ इनसाइड इंड लेवल, ठीक है। अभी क्या होगा, जैसे मैं अभी इसे रन करता हूँ, ऊपर वाले को मैंने सबको कमेंट कर दिया है, अभी सिंपल गो टू पे फोकस करते हैं। तो अभी क्या हुआ कि जो सिंपल जैसे रन होता है, लाइन बाय लाइन जो एग्जीक्यूशन होता है हमारे पास वो रन हुआ, और हेलो कितने नंबर पे लिखा हुआ, 92 लाइन नंबर पे लिखा हुआ है। तो हेलो के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ, प्रिंट इनसाइड हेलो लेवल, ठीक है। तो इनसाइड हेलो लेवल हमारे पास प्रिंट हो गया। उसके बाद मैंने गो टू इंड लिखा हुआ है। गो टू इंड का क्या मतलब हुआ कि इंड जो लेवल है वहाँ पे जंप कर जाओ। तो गो टू का क्या मतलब होता है कि कंट्रोल को ये जंप कराता है कहीं से भी, ठीक
ठीक है ना, कहीं भी आप रहो और कहीं भी जंप कराए, इसलिए इसको मतलब जनरली अवॉइड किया जाता है यूज करना। और दूसरे भी जितने मॉडर्न प्रोग्राम लैंग्वेज इसमें हटा दिया गया है, क्योंकि ये मतलब जितने भी प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम में कहीं भी ये मूव कर सकता है, ये एक सही तरीका नहीं होता है। आप अगर गो टू स्टेटमेंट को लिखोगे तो आप मतलब एक तरह से समझ भी नहीं सकते हो प्रोग्राम को, एक तरह से कम्प्लेक्स प्रोग्राम आपका हो जाएगा और उतना रीडेबल प्रोग्राम आपका नहीं रहेगा और वो एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं होगा, इसलिए इसे रिमूव कर दिया गया। तो गो टू इंड जैसे ही लिखा तो इंड जो लेवल है वो खोजेगा, वो ऊपर भी खोजेगा नीचे भी अपने खोजेगा, ठीक है। तो नीचे इसको इंड मिल गया और इंड के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, इनसाइड इंड लेवल लिखा हुआ है और ये मैंने प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद ये एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। मैंने अगर यहाँ पे गो टू अंगद जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे और मेरा एक लेवल है अंगद, प्रिंट एफ इनसाइड अंगद लेवल ऐसे करके, ठीक है। और मैं इसे रन करता हूँ अभी, ठीक है। तो देखो इनसाइड अंगद लेवल एंड इनसाइड हेलो लेवल ऐसे करके हमारे प्रेजेंट होगा। अगर मैं यहाँ पे गो टू हेलो लिखूँ, ठीक है, देखो तो इनसाइड ये हमारे पास जो नाम है, यहाँ पे नाम कुछ भी आप लिख लो, राज लेवल चाहे कुछ भी, ठीक है। तो इनसाइड राज लेवल हमारे पास प्रिंट हो गया। एक बार और रन करते हैं इसे, तो इनसाइड राज लेवल ऐसे प्रिंट हो गया हमारे पास। ये अगर स्लैश एन करूँ तो न्यू लाइन में आएगा, तो अच्छे फॉर्मेटिंग्स में रहेगा ये, ठीक है। और उसके बाद मैंने गो टू हेलो लिखा हुआ है, तो हेलो को ये खोजेगा अपने मतलब ऊपर 92 लाइन से ऊपर या तो 92 लाइन से नीचे, ठीक है। तो हेलो को ये खोजेगा, हेलो लेवल को, तो इसे सर्च किया ये, तो हेलो के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, प्रिंट इनसाइड हेलो लेवल, तो प्रिंट इनसाइड हेलो लेवल लिखा हुआ है। उसके बाद गो टू इंड लिखा हुआ है, तो इंड फिर लेवल को सर्च करेगा और इंड लेवल 100 लाइन पे इसको मिलेगा और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इनसाइड इंड लेवल, और ये हमारे पास इनसाइड इंड लेवल हमारे पास प्रिंट हुआ और उसके बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जिट कर गया यहाँ से। अगर मैं यहीं पे गो टू मैं यहाँ पे ना गो टू हेलो कर देता हूँ, ठीक है, तब क्या होना चाहिए, देखो अभी मैं जस्ट अभी हम लोग क्या करते हैं ना, इसे एग्जीक्यूट कराने से पहले खुद से सोचते हैं कि कैसे ये रन करेगा। पहले तो 92 लाइन से मैंने मतलब स्टेटमेंट लिखना शुरू किया, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं अगर राज लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी राज लिख दूँ, ठीक है। तो राज हमारे पास लेवल है, राज के अंदर इनसाइड राज लेवल लिखा हुआ है, तो ये प्रिंट होना चाहिए फर्स्ट हमारे पास 93 लाइन में, इनसाइड राज लेवल। उसके बाद गो टू हेलो लिखा हुआ है, मीन्स कि हेलो लेवल पे ये जंप करेगा। हेलो लेवल के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, इनसाइड हेलो लेवल लिखा हुआ है, तो उसके बाद क्या प्रिंट होना चाहिए, इनसाइड हेलो लेवल प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है गो टू इंड, गो टू इंड मीन्स कि इंड लेवल खोजेगा। इंड लेवल के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, इनसाइड इंड लेवल, तो ये वाला चीज़ प्रिंट होगा। उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, गो टू हेलो लिखा हुआ है, मीन्स कि इनसाइड इंड लेवल प्रिंट होने के बाद गो टू हेलो को खोजेगा, मतलब जो सर्च होगा हेलो का, हेलो लेवल का सर्चिंग होगा। हेलो लेवल के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, इनसाइड हेलो लेवल, ठीक है, ये प्रिंट होगा। फिर से ये इंड लेवल पे आएगा, इंड लेवल के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, इनसाइड इंड लेवल, उसके बाद फिर से हेलो, मीन्स कि ये क्या हो रहा है कि हेलो पे जंप हो रहा है, फिर इंड पे जंप हो रहा है, फिर हेलो पे जंप हो रहा है, फिर इंड पे जंप हो रहा है, मीन्स कि ये एक इनफाइनाइट इटरेशन हो गया यहाँ पे। तो ये एक तरह से इनफाइनाइट लूप बन गया, इसीलिए गो टू के स्टेटमेंट का मतलब जनरली अवॉइड किया जाता है इसका यूज करना। देखो ये इनफाइनाइट लूप बन गया, ठीक है ना, बार बार हमारे पास रन हो रहा है। गलती से आपने कहीं भी गलती कर दिया कि आपने मतलब एक लूप में आपने मतलब एक लूप में आप उसी चीज़ को फिर से ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो एक इनफाइनाइट इटरेशन बन जाता है और वहाँ से इनफाइनाइट लूप आपका बन जाता है। तो गो टू स्टेटमेंट को जनरली अवॉइड किया जाता है, ठीक है। और मतलब एक अच्छे तरह से आप यूज करना चाहे गो टू को तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन गो टू स्टेटमेंट का ऐसे कोई यूज करने का कोई स्पेशल मतलब बोले तो एक रीज़न नहीं है, कोई भी रीज़न नहीं है, एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं है यूज करने का। इसके अलावा भी आप जो फोर लूप चाहे जितने भी लूप्स वगैरह होते हैं उनका यूज करके आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। इसका यूज करने का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, इसके बिना आप सारे काम कर सकते हो। तो गो टू स्टेटमेंट को अवॉइड करो जनरली यूज करना। और ये हमारे पास जो होता है कंटिन्यू, ब्रेक और गो टू स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।